ओके, तो इस थर्ड पार्ट ऑफ डायबिटीज इन प्रेगनेंसी, इसमें हम देखेंगे कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज इन प्रेगनेंसी इन बोथ इन जेस्टेशनल डायबिटीज एंड ओवर डायबिटिक पेशेंट। तो हम इसमें 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होती है मैटरनल कॉम्प्लिकेशन, दूसरी होती है फीटल कॉम्प्लिकेशन और तीसरी होती है नियोनेटल कॉम्प्लिकेशन। मैटरनल कॉम्प्लिकेशन कौन कौन सी होगी? एक होगी पॉलीहाइड्रेमिनोस। ओके, पॉलीहाइड्रेमिनोस होता है ड्यू टू पॉलीयूरिया बाय फीटस। ओके, पॉलीयूरिया बाय फीटस। दूसरी होती है प्लेसेंटोमेगाली। ओके, प्लेसेंटा की साइज इंक्रीज हो जाती है। ये फिर अल्टीमेटली क्या करता है? लीड टू प्री एक्लैम्प्सिया एंड प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। इसका प्रिवेंशन हम कैसे करेंगे? बाय गिविंग लो डोज एस्पिरिन। के पॉलीहाइड्रेमिनोस, फिर प्लेसेंटा, फिर इन्फेक्शंस लाइक यूटीआई, वजाइनल कैंडिडियासिस, एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरिया, ये सारे इन्फेक्शंस हो सकते हैं। इसलिए जीडीएम के पेशेंट में हमें यूरिन रूटीन एंड माइक्रोस्कोपिक इन्वेस्टिगेशंस करने पड़े। यूरिन रूटीन एंड माइक्रोस्कोपिक इन्वेस्टिगेशन करने पड़ते हैं इन ऑल द 3 ट्राइमेस्टर्स। उसके बाद है प्रीटर्म लेबर। ओके, प्लेसेंटोमेगाली, पॉलीहाइड्रेमिनोस, उनकी वजह से होगा प्रीटर्म लेबर। देयर कैन बी प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। दूसरी प्लेसेंटल एनोमली लाइक प्लेसेंटा प्रीविया, एब्रप्चो प्लेसेंटा। कि अगर बच्चे की साइज अगर बड़ी होगी, मैक्रोसोमिया होगा फीटस को, तो उसकी डिलीवरी के टाइम पे बर्थ ट्रॉमा हो सकता है। देन इट कैन लीड टू पीपीएच, पोस्टपार्टम हेमरेज। ये सारी मेटरनल कॉम्प्लिकेशंस के पॉलीहाइड्रेमिनोस, प्लेसेंटोमेगाली, इन्फेक्शंस हो सकते हैं, प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, अरेस्टेड लेबर भी हो सकता है, प्लेसेंटा प्रीविया, एब्रप्शियो प्लेसेंटा, बर्थ ट्रॉमा, पीपीएच। अब आता है फीटल कॉम्प्लिकेशन में। फीटल कॉम्प्लिकेशन में कंजेनिटल मालफॉर्मेशन। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंजेनिटल मालफॉर्मेशन। उसमें मोस्ट कॉमन ऑर्गन इन्वॉल्व होता है, वो होता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। हार्ट में मोस्ट कॉमनली कंजेनिटल मालफॉर्मेशन देखने को मिलती है। ये आगे हम डिटेल में देखेंगे। फिर फीटस में भी हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है। ओके, फीटल हाइपरग्लाइसीमिया। मैक्रोसोमिया हो सकता है। मैक्रोसोमिया भी हम डिटेल में देखेंगे। डिटेल में हम क्या क्या देखेंगे? एक कंजेनिटल मालफॉर्मेशन, दूसरा मैक्रोसोमिया, डिलेड लंग मैच्योरिटी, वो भी देखेंगे, शोल्डर डिस्टोशिया। ओके, आज के वीडियो में हम ये चीज़ें डिटेल में देखेंगे। मैक्रोसोमिया हो सकता है, डिलेड लंग मैच्योरिटी हो सकती है, इंट्रायूट्राइन डेथ या फिर स्टिल बर्थ हो सकता है ड्यू टू हाइपोक्सिया। फीटस अगर मैक्रोसोमिया होगा तो उसे ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगा और जो ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा होगा, इसलिए हाइपोक्सिया होगा, विच विल लीड टू स्टिल बर्थ एंड आईओडी। फिर शोल्डर डिस्टोशिया होगा। इसका मतलब क्या होता है? शोल्डर जब लेबर हो रहा होता है, डिलीवरी हो रही होती है, तब शोल्डर की डिलीवरी में बहुत डिले आता है या फिर नहीं हो पाता, वो अटक जाता है, तो उसे कहते हैं शोल्डर डिस्टोशिया। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन। लास्ट है अबॉर्शन। ये थे फीटल कॉम्प्लिकेशन: कंजेनिटल मालफॉर्मेशन, हाइपरग्लाइसीमिया, शोल्डर डिस्टोशिया, मैक्रोसोमिया, डिलेड लंग मैच्योरिटी, आईओडी, स्टिल बर्थ। अब है नियोनेटल कॉम्प्लिकेशन। इसमें देयर इज इंक्रीज चांस ऑफ नियोनेटल मोर्टेलिटी, देयर इज हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया क्यों होता है? मदर में ग्लूकोज लेवल ज़्यादा है, इसकी वजह से फीटस में भी ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होगा, तो क्या होगा? इंसुलिन सिक्रीशन भी बढ़ जाएगा फीटस में। अब इंसुलिन सिक्रीशन बढ़ जाएगा, अब फीटस की जब डिलीवरी होगी तब ग्लूकोज का जो सोर्स था मदर, वो कट हो जाएगा, लेकिन फीटस में इंसुलिन अभी भी ज़्यादा रहेगा, तो इट विल कॉज हाइपोग्लाइसीमिया। कि ये उसका रीजन था नियोनेट में नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया, जबकि फीटस में था हाइपरग्लाइसीमिया। फिर होगा हाइपर बिलीरुबिनेमिया। ये क्यों होगा? ड्यू टू लाइसिस ऑफ आरबीसी। ओके, लाइसिस ऑफ आरबीसी। लाइसिस ऑफ आरबीसी होता है ड्यू टू हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया की वजह से लाइसिस ऑफ आरबीसी होगा, उसकी वजह से ज़्यादा बिलीरुबिन फॉर्म होगा, रिलेटेड टू हाइपर बिलीरुबिनेमिया। फिर अगेन पॉलीसाइथीमिया, हाइपर कोएगुलेबिलिटी। ये थे आरबीसी डिसऑर्डर्स जो होंगे। कौन सा आरबीसी डिसऑर्डर नहीं होगा? वो होगा अनीमिया। ओके, हमें अनीमिया नहीं देखने को मिलता इन जेस्टेशनल डायबिटिक मदर के चाइल्ड में। फिर हाइपोपोटेशियम, हाइपोकलीमिया, हाइपोकैल्सीमिया एंड हाइपोमैग्नीसीमिया, ये भी देखने को मिलेंगे। तो ये सारे ओवरऑल कॉम्प्लिकेशंस ऑफ जीडीएम एंड ओवर डायबिटिक मदर, मैटरनल, फीटल एंड नियोनेटल। अब हम डिटेल में कोई कॉम्प्लिकेशंस देखते हैं। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं कंजेनिटल मालफॉर्मेशन। मोस्ट कॉमन सिस्टम इन्वॉल्व वो होगी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, उसके बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मोस्ट कॉमन सीवीएस अनोमली वो क्या होगी? वो होगी वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। मोस्ट कॉमन सिस्टम इज कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, मोस्ट कॉमन सीवीएस अनोमली इज वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। उसके बाद मोस्ट कॉमन अनोमली ओवरऑल, तो वो है देखा वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। उसके बाद आती है सीएनएस की डिफॉर्मिटी, विच इज न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट वही प्रिवेंट करने के लिए हम दे रहे थे फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन। अदर अनोमलीज आर कॉर्डल रिग्रेशन सिंड्रोम, सेक्रल एजेनेसिस, दूसरी सीवीएस अनोमली लाइक टीजीए, हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी। ये थे कंजेनिटल माल फॉर्मेशन। दूसरा देखते हैं मैक्रोसोमिया के बारे में। मैक्रोसोमिया, इसका कॉज क्या होगा? सबसे पहले मैटरनल हाइपरग्लाइसीमिया। उसकी वजह से क्या होगा? ये फीटल्स में भी हाइपरग्लाइसीमिया करेगा। अब जो फीटल पैंक्रियास होता है वो इंसुलिन सिक्रीशन बढ़ा देगा, हाइपर इंसुलिनेमिया होगा। की वजह से क्या होगा? इंसुलिन बढ़ेगा,
इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी। ये क्या करेगा, इंक्रीज ग्रोथ ऑफ फीटस, और ये लाइपोलाइसिस को भी इनहिबिट करेगा। इसकी वजह से फैट डिपोजिशन बढ़ जाएगा ओवर शोल्डर एंड एब्डोमेन। अल्टीमेटली इट विल कॉज मैक्रोसोमिया। कि फैट डिपोजिशन ओवर शोल्डर बढ़ा, इसकी वजह से होगा शोल्डर डिस्टोर्शिया। ये थी उसकी पूरी पैथोजेनेसिस। ओके, मैटरनल हाइपरग्लाइसीमिया हुआ, उसकी वजह से फीटल हाइपरग्लाइसीमिया होगा। फीटल पैंक्रियास क्या करेगा, इंसुलिन ज्यादा सिक्रीट करेगा, विच विल कॉज फीटल हाइपर इंसुलिनेमिया, एंड उसकी वजह से इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी। ये क्या करेगा इन टर्न, it will cause increase growth of fetus and also inhibit lipolysis, which will cause fat deposition over shoulder and abdomen, which will make the baby macrosomic, और इसकी वजह से डिलीवरी के टाइम होगा शोल्डर डिस्टोर्शिया। अब हम फीटस का वेट कितना होगा तो हम उसे मैक्रोसोमिक कहेंगे। तो वेट ऑफ द फीटस शुड बी मोर देन इक्वल टू 4 kg। इतना होगा तो हम कहेंगे कि फीटस इज मैक्रोसोमिक, विच इज एन इंडिकेशन ऑफ सी सेक्शन। ओके, रिस्क फैक्टर्स क्या क्या होंगे, कौन सी मदर में हो सकता है मैक्रोसोमिक बेबी, तो एक तो देख पता है हमको, डायबिटिक मदर, ओवरवेट मदर, पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी, मेल फीटस में ज्यादा देखने को मिलता है। ये सारे रिस्क फैक्टर्स हो गए। इन्वेस्टिगेशन, बेस्ट इन्वेस्टिगेशन टू सी मैक्रोसोमिया, इट इज एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस। एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस ऑफ फीटस शुड बी मोर देन इक्वल टू 35 सेंटीमीटर। ओके, याद रखना, इन्वेस्टिगेशन में हम देखेंगे एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस ऑफ द फीटस, इट शुड बी मोर देन इक्वल टू 35 सेंटीमीटर। कॉम्प्लिकेशन या प्रॉब्लम्स क्या क्या होंगी मैक्रोसोमिक चाइल्ड की, तो फीटस में होगी O2 रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पा रही होगी, तो इट विल लीड टू हाइपोक्सिया। इसकी वजह से सारे आरबीसी लाइसिस होंगे। ब्लड डिसऑर्डर्स देखने को मिलेंगे लाइक पॉलीसाइथीमिया, हाइपर बिलीरुबिनेमिया, जो हमने पहले देखे, हाइपर कोएगुलेबिलिटी, ये सारे O2 रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं होगा। दूसरा, चांसेस ऑफ स्टिल बर्थ एंड IUD। फिर शोल्डर डिस्टोर्शिया, मदर में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आएगी, मोस्ट कॉमन इज अरेस्टेड लेबर या फिर डिफिकल्ट लेबर, इंडिकेशन ऑफ सी सेक्शन। पोस्टपार्टम हेमरेज ज्यादा होगा, यूट्राइन रप्चर हो सकता है, कि जेनिटल ट्रैक्ट इन्फेक्शंस या जेनिटल ट्रैक्ट इंजरी ड्यूरिंग डिलीवरी, ये सारे कॉम्प्लिकेशंस होंगे। ये था पूरा मैक्रोसोमिया के बारे में, कि उसका कॉज देखा, वेट कितना होना चाहिए, मोर देन इक्वल टू 4 kg। रिस्क फैक्टर देखे इन्वेस्टिगेशन में एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस, और हमने कॉम्प्लिकेशंस देखे फीटस एंड मदर के। ओके, अगली कॉम्प्लिकेशन है शोल्डर डिस्टोर्शिया। ओके, इट इज एन ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसी। इसका मतलब क्या होता है, इट इज डायग्नोस्ड इफ देयर इज डिले इन शोल्डर डिलीवरी ऑफ मोर देन 1 minute आफ्टर हेड डिलीवरी। ओके, ड्यूरिंग डिलीवरी अगर हेड डिलीवर हो जाता है, उसके 1 मिनट से ज़्यादा अगर शोल्डर डिलीवरी नहीं होती है, तो उसे हम कहेंगे शोल्डर डिस्टोर्शिया। इसके डायग्नोसिस के लिए हम डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं, एक तो है हेड बॉबिंग, दूसरा है टर्टल साइन एट द डिलीवरी। हेड बॉबिंग में क्या होता है, सपोज ये हेड बॉबिंग में क्या होता है, फीटस का हेड डिलीवर हो जाता है, उसके बाद जब पेरिनियम कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो उसकी वजह से हेड अंदर बार वैसा होता रहता है। कि जब मदर पुश करती है तब हेड बाहर की तरफ आता है, जब वो रिलैक्स करती है तब हेड अंदर की तरफ चले जाता है, इसे कहते हैं हेड बॉबिंग। और टर्टल साइन क्या होता है, हेड एक बार बाहर आ गया तो उसके बाद अपने आप वापस पुल बैक हो जाता है इनटू द पेरिनियम, कि उसे कहते हैं टर्टल साइन। हेड एक बार बाहर आ गया, उसके बाद अपने आप सिर्फ अंदर की तरफ पुल होना स्टार्ट हो जाता है हेड टुवर्ड्स द पेरिनियम, उसे कहते हैं टर्टल साइन। तो ये दो एक साइंस है जिसकी वजह से हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये शोल्डर डिस्टोर्शिया हो सकता है। रिस्क फैक्टर्स क्या क्या होंगे, तो कुछ एंटीपार्टम रिस्क है, दूसरे इंट्रापार्टम रिस्क। मैक्रोसोमिक चाइल्ड होगी, मेटल डायबिटीज होगा, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ शोल्डर डिस्टोर्शिया, ओबेस मदर होगी, इंडक्शन ऑफ लेबर, ये सारे एंटीपार्टम रिस्क फैक्टर। इंट्रापार्टम रिस्क फैक्टर में अगर प्रोलॉन्ग्ड फर्स्ट स्टेज हुआ, सेकेंडरी अरेस्ट हुआ, प्रोलॉन्ग सेकेंड स्टेज, असिस्टेड वजाइनल डिलीवरी, ऑक्सीटोसिन ऑगमेंटेशन, ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं। मेन कौन से हैं, एक तो हो गया मैक्रोसोमिया, दूसरा मैटरनल डायबिटीज, फिर प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ शोल्डर डिस्टोर्शिया, मैटरनल ओबेसिटी, फिर प्रोलॉन्ग्ड फर्स्ट स्टेज एंड सेकेंडरी अरेस्ट। ये इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स ऑफ शोल्डर डिस्टोर्शिया। मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो उसके लिए एल्गोरिदम है विच इज नोन एज हेल्पर। इसमें H स्टैंड्स फॉर हेल्प, कॉल फॉर हेल्प, H स्टैंड्स फॉर कॉल फॉर हेल्प, E फॉर इवेल्युएट फॉर एपिजियोटोमी, जिसमें एपिजियोटोमी का इंसिजन देना पड़ता है, L फॉर लेग मनूवर विच इज मैक रोबोट्स मनूवर। ये क्या क्या है वो बाद में देखेंगे। P से एक्सटर्नल प्रेशर टू प्रोवाइड सुप्राप्यूबिक प्रेशर, E से एंटर द पेल्विस टू डू रोटेशनल मनूवर्स, जिसमें आएंगे वुड कॉक स्क्रू मनूवर, रूबिन मनूवर दूसरे।
फिर आ रहा है रिमूव द पोस्टीरियर आर्म, ओके रिमूव द पोस्टीरियर आर्म। दूसरा आ रहा है रोल द पेशेंट टू हैंड्स एंड नीज, ओके तो ये याद रखना हेल्प पर कि एच फॉर कॉल फॉर हेल्प, ई से इवेल्युएट फॉर एपिजियोटोमी, एक्स से लेग मैनूवर, पी से प्रेशर, ई से एंटर द पेल्विस टू डू रोटेशनल मैनूवर, आर से रिमूव द पोस्टीरियर आर्म एंड लास्ट आ रहा है रोल द पेशेंट टू हर नीज एंड हैंड्स। तो फर्स्ट हमने हेल्प के लिए बुला दी, एपिजियोटोमी कैंशन भी दे दिया। ई से दूसरा आता है एम्प्टी द ब्लैडर, एम्प्टी द ब्लैडर, ये हो गया। उसके बाद एल इसमें लेग मैनूवर, उसका नाम है मैक रॉबर्ट्स मैनूवर व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, मैक रॉबर्ट्स मैनूवर। इसमें हम क्या करेंगे, जो मदर होती है उसके हिप्स को हाइपर फ्लेक्स करेंगे, एबडक्ट द हिप्स एंड फ्लेक्स द नीज। तो कुछ इस तरीके की पोजीशन में मदर को ला देंगे तो क्या होगा, ये जो प्यूबिक सिम्फाइसिस है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। तो क्या होगा, ये जो सैक्रम का पार्ट है वो स्ट्रेट हो जाएगा, तो इसकी वजह से हेड डिलीवरी ज़्यादा इजीली हो पाएगी। ओके, प्यूबिक सिम्फाइसिस ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा तो सैक्रम जो उसका कर्वेचर है वो कम हो जाएगा या फिर वो स्ट्रेट हो जाएगा, तो उसकी वजह से डिलीवरी इजी होगी। इसमें हम क्या करते हैं, हिप्स को हाइपर फ्लेक्स करते हैं, नीज को फ्लेक्स करते हैं और हिप्स को एबडक्ट भी करते हैं। तो ये इस तरीके की पोजीशन है। इट इज डन विथ 2 असिस्टेंट्स ईच एट बोथ साइड ऑफ द पेशेंट। कि 90% ऑफ द टाइम में मैक रॉबर्ट्स मैनूवर करने से ही शोल्डर डिलीवरी हो जाती है। हमें हर 30 सेकंड में ये ट्राई करते रहना पड़ता है 3-4 बार। ओके, इसमें चांसेस है कि मदर मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन कौन सी होगी, इट इज लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई की इंजरी विच विल लीड टू माइल्जिया पैरास्थेटिका। मोस्ट कॉमन नर्व इंजरी इज लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई विच विल लीड टू माइल्जिया पैरास्थेटिका। क्या है, मैक रॉबर्ट्स मैनूवर विच वाज एल। फिर आता है पी, जिसमें हम एक्सटर्नल प्रेशर देंगे विच इज सुप्राप्यूबिक प्रेशर। ओके, सुप्राप्यूबिक प्रेशर। Okay, the direction of the pushing should be in the direction of where the baby is facing. इस साइड फेस कर रहा है उसका हेड, तो हम प्रेशर यही डायरेक्शन में देंगे। ओके, पेल्विस में प्रेशर नहीं देना। ओके, प्यूबिक के पर जो सुप्राप्यूबिक पार्ट है वहाँ पे प्रेशर देना। हम सुप्राप्यूबिक प्रेशर देंगे अलॉन्ग विथ वी कैन कंबाइन इट विद द मैक रॉबर्ट्स मैनूवर। अगर ये मेथड करेंगे तो उसे कहेंगे रूबिन 1 मैनूवर। सुप्राप्यूबिक प्रेशर प्लस मैक रॉबर्ट्स मैनूवर, उसे कहेंगे रूबिन 1 मैनूवर। अगर ये भी नहीं हुआ तो अगला स्टेप होता है which is enter into the pelvis, जिसमें हम पेल्विस में अपना हाथ डालेंगे और फिर क्या करेंगे, जो फीटस का जो एंटीरियर शोल्डर होता है उसे हम प्यूबिक सिम्फाइसिस के नीचे लाने का ट्राई करेंगे और फिर शोल्डर की डिलीवरी कर देंगे। ये हो गया रूबिन 2 मैनूवर। कि अगर हमने अपना जो हैंड है वो पेल्विस में डाला और जो फीटस है उसका एंटीरियर शोल्डर प्यूबिक सिम्फाइसिस के नीचे ला दिया और तब डिलीवरी हुई, तो उसे कहेंगे रूबिन 2 मैनूवर। वुड स्क्रू नहीं है, वुड कॉर्क स्क्रू मैनूवर क्या है, जिसमें हम अपना हैंड इंसर्ट करेंगे इनटू द पेल्विस और फिर एंटीरियर शोल्डर को क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज कोई भी डायरेक्शन में हम रोटेट करेंगे। ओके, एंटीरियर शोल्डर को हम पोस्टीरियर साइड ले जाएंगे यानी उसे रोटेट करेंगे, इसलिए उसका नाम है वुड कॉर्क स्क्रू। स्क्रू के जैसे ऐसे रोटेट करेंगे शोल्डर को, एंटीरियर शोल्डर को। अगर क्लॉकवाइज में फेल हुआ तो फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये मैनूवर को बोलेंगे वुड कॉर्क स्क्रू मैनूवर। एंटर इनटू द पेल्विस, उसमें 2 मैनूवर है, रूबिन 2 मैनूवर, दूसरा वुड कॉर्क स्क्रू मैनूवर। अगर ये नहीं हुआ तो फिर आएंगे नेक्स्ट टाइम विच इज आर, डिलीवर द पोस्टीरियर आर्म या फिर रिमूवल ऑफ द पोस्टीरियर आर्म विच इज नोन एज जैकमायर मैनूवर। जैकमायर मैनूवर इसमें क्या करेंगे, पहले पोस्टीरियर आर्म होता है वो डिलीवर कर देंगे, उसके बाद बेबी को रोटेट करेंगे और फिर एंटीरियर आर्म भी डिलीवर कर देंगे। अगर आर्म एक्सटेंडेड होगा तो उसे हम पहले फ्लेक्स करेंगे फिर डिलीवर कर देंगे बाय स्वीपिंग इट अक्रॉस चेस्ट एंड फेस। नेक्स्ट स्टेप है लास्ट आर विच इज रोल ओवर। इसमें पेशेंट को हम कहेंगे, फीमेल को कहेंगे कि वो अपने हैंड्स एंड नीज में रोल ओवर हो जाए। ये मैनूवर का नाम है गास्किन्स मैनूवर। इसकी पोजीशन है नी चेस्ट और हैंड एंड नी पोजीशन, गास्किन्स मैनूवर। भी नहीं गया तो फिर रिपीट करेंगे सारे स्टेप्स। लास्ट मैनूवर आएगा वो है ज़ावानेली मैनूवर। इसमें हम क्या करेंगे, जो फिट बेबी है उसका हेड हम पुश बैक कर देंगे इनटू द यूट्रस और उसके बाद हम सिजेरियन सेक्शन कर देंगे, इमरजेंसी सी सेक्शन। और कुछ डिस्ट्रक्टिव प्रोसीजर्स भी है लाइक सिम्फेजियोटोमी, जिसमें हम प्यूबिक सिम्फेसिस ऑफ द मदर उसको कट कर देंगे। दूसरा है क्लीडोटोमी, जिसमें हम जो फीटस है उसका क्लेविकल होता है उसे हम फ्रैक्चर कर देंगे और फिर उसकी डिलीवरी करेंगे। ये डिस्ट्रक्टिव प्रोसीजर्स है, ये अभी परफॉर्म नहीं करते। इन शॉर्ट मैंने सारी चीज़ें बता दी। सबसे पहले कॉल फॉर हेल्प,
फिर इवेल्युएट फॉर एपिजियोटोमी एंड एम्प्टी द ब्लैडर। फिर लेग्स मैनूवर वो है मैक्रोबॉट्स मैनूवर, इसमें हिप्स हाइपरफ्लेक्स होती है, एब्डक्ट होती है और नीज फ्लेक्स होती है। फिर देंगे सुप्राप्यूबिक प्रेशर प्लस मैक्रोबॉट्स, तो उसको कहते हैं रूबिन 1 मैनूवर। फिर नहीं हुआ तो फिर एंटर इनटू द पेल्विस टू परफॉर्म रोटेशनल मैनूवर, जिसमें था रूबिन 2 मैनूवर और दूसरा था वुड कॉर्कस्क्रू मैनूवर। इसमें एंटीरियर शोल्डर को क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। फिर नेक्स्ट है रिमूव द पोस्टीरियर आर्म बाय परफॉर्मिंग जैक मायर्स मैनूवर। पोस्टीरियर आर्म बाय परफॉर्मिंग जैक मायर्स मैनूवर। फिर नेक्स्ट आर था रोल द पेशेंट ओवर हैंड्स एंड नीज, इसका नाम था गैस्किंस मैनूवर। और ये भी फिल हो जाता फिर रिपीट। डिस्ट्रक्टिव प्रोसीजर्स थी सिम्फेसियोटोमी एंड क्लीडोटोमी। और लास्ट थी वो थी जावानेलिस मैनूवर, पुश द बेबी बैक इनटू द यूट्रस एंड परफॉर्म इमरजेंसी सी सेक्शन। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होंगी? तो मेटरनल कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है लाइक पेरिनियल ट्रॉमा, यूट्राइन एटोमी, यूट्राइन रप्चर विच इज मोस्ट कॉमन, भी पोस्टमार्टम हेमरेज वो भी मोस्ट कॉमन। फीटस में भी ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी, ओके ये मोस्ट कॉमन ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी विच विल लीड टू पोलिसमैटिक हैंड डिफॉर्मिटी या फिर कहेंगे अर्ब्स पाल्सी। इसमें कौन कौन सी इन्वॉल्व होती है? C5C6। मोस्ट कॉमन मेटरनल कॉम्प्लिकेशन हुआ है पोस्टमार्टम हेमरेज। मोस्ट कॉमन फीटल कॉम्प्लिकेशन हुआ है ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी लीडिंग टू अर्ब्स पाल्सी, जिसमें जो बेबी का हैंड होगा वो क्या होगा? इंटरनली रोटेटेड, एडक्टेड एंड प्रोनेटेड। कुछ पोलिसमैटिक है। दूसरी कॉम्प्लिकेशन है क्लेविकल और ह्यूमरस फ्रैक्चर, न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट एंड फीटल डेथ, IUD और स्टिल बर्थ। तो ये थे कुछ कॉम्प्लिकेशंस। इसी के साथ पूरा कंप्लीट हुआ डायबिटीज इन प्रेगनेंसी। बार बार मैं रिवाइज करा दूँ कि हमने क्या क्या देखा। तो डायबिटीज इन प्रेगनेंसी 2 टाइप के होते हैं, हमने वो देखा था जेस्टेशनल डायबिटीज एंड ओवर डायबिटिक। जेस्टेशनल डायबिटिक का हमने